Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss consequence of war. या मैं रिजल्ट की बात करूं या परिणाम की बात करूं, जो 1962 का जो वॉर था उसके रिजल्ट्स की बात करते हैं, उसके कंसिक्वेंस की बात करते हैं, क्या परिणाम है वो निकला। जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, आफ्टर द चाइना वॉर, चाइना जो वॉर है उसके बाद जो इंडिया की जो इमेज थी उसको काफ़ी गहरा जो धक्का है वो लगा। डेंटेड का मतलब होता है धक्का लगना। घर में और बाहर, अबॉर्ड का मतलब होता है बाहर, विदेशों में काफ़ी ज़्यादा जो धक्का है वो लगा। मतलब जो इमेज थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, ख़राब हो गई इंडिया की। यहाँ पे ये बता रखा है, इंडिया आस्क फॉर हेल्प, इंडिया ने मदद मांगी फ्रॉम यूएसए एंड ब्रिटेन, ब्रिटेन से आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद इंडिया ने मदद मांगी किससे, यूएसए और ब्रिटेन से। क्यों मांगी? क्योंकि जो क्राइसिस था, जो संकट था, उससे बाहर निकलने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, या मैं कहूँ कि ड्यूरिंग द वॉर, जो वॉर के दौरान जो भी हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हुई थी, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमने जो मदद है वो मांगी थी किससे, यूएस और ब्रिटेन से। बट उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। और उस समय जो सोवियत यूनियन था, ठीक है ना, जो सोवियत यूनियन था वो न्यूट्रल था भाई, वो सामान्य था। न ही उसने इंडिया की साइड ली और न ही उसने चाइना की साइड ली। वो पूरे के पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, उसमें वो सामान्य बना रहा, किसी भी जो साइड है वो नहीं झुका। आफ्टर द वॉर के बाद जो नेशनलिज्म की जो भावना है, ठीक है ना, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो इंक्रीज हुई, ठीक है ना। जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है वो इंक्रीज हुई। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूत होना, और स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीय जो भावना है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई। मैनी आर्मी कमांडर्स या ऑफिसर आइदर रिजाइन या रिटायर्ड, काफ़ी ज़्यादा जो आर्मी के जो कमांडर्स थे या जो ऑफिसर थे, या तो उन्होंने रिजाइन दे दिया, वॉर के बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया, या वो रिटायर हो गए, ठीक है ना। जिनकी एज हो रखी थी रिटायर की, वो या तो रिटायर हो गए। जैसे एक एग्जांपल की बात की गई है, उस समय हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो रक्षा मंत्रालय जिनके पास था, वो था वी कृष्णन मेनन, वी के मेनन, ठीक है। इन्होंने जो कैबिनेट है उससे इस्तीफ़ा है वो दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफ़ा है वो दे दिया। 1957 से 62 तक ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो रहे हैं। फर्स्ट टाइम, पहली बार, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, और पहली बार नॉन कॉन्फिडेंस जो मूवमेंट, जो मोशन है वो आया सरकार के खिलाफ 1963 में। और इस समय जो हमारे देश के जो पीएम थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। और कांग्रेस हैड सम की बाई इलेक्शन, काफ़ी जगह पे जो कांग्रेस है उसको उपचुनाव में, बाई इलेक्शन का मतलब होता है उपचुनाव, इसका मतलब होता है उपचुनाव। ये क्लास +1 में आपने पढ़ा होगा बाई इलेक्शन, कि बाई इलेक्शन क्या होते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी को काफ़ी जगह पे हार का सामना करना पड़ा लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है ना। और जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, जो पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगेन टू चेंज, और जो माहौल था, राजनीतिक जो माहौल था देश का, वो अब धीरे धीरे चेंज होने लग गया था। धीरे धीरे उसमें जो परिवर्तन है वो आने लग गए थे। इफेक्ट ऑफ दिस वॉर अपोजिशन एज वेल, जो धीरे धीरे जो चेंजेस आने लग रहे थे उनकी वजह से जो अपोजिशन जो पार्टी थी, यहाँ पे अपोजिशन का मतलब है जो अपोजिशन जो पार्टियाँ थी कांग्रेस को छोड़ के, जो नॉन कांग्रेस जो पार्टियाँ थी वो भी क्या हो रही थी, इफेक्ट हो रही थी। मेनली जो इफेक्ट हुई, जो मेन जो पार्टी थी जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित था वो हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो ग्रुप्स में डिवाइड है वो हो गई, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला तो है सीपीआई, जो फेवर कर रही थी यूएसएसआर को, ठीक है ना, यूएसएसआर को फेवर कर रही थी, एंड क्लोजर द कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ ये क्लोज थे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसके जो रिलेशन थे वो कांग्रेस के साथ अच्छे थे, और ये फेवर करते थे यूएसएसआर को।
सेकंड जो ग्रुप था वो था CPI-M। एम का मतलब होता है मार्कशीट, और ये चाइना का जो फेवर है वो करते थे, और ये कांग्रेस के अगेंस्ट थे, जो कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसके अगेंस्ट थे। ये ग्रुप में डिवाइड हो गए, ठीक है ना, और स्प्लिट हो गई थी 1964 में। और जो CPI जो पार्टी थी वो स्प्लिट हो गई 1964 में, और एक CPI और एक CPI-M, ये दो पार्टियां थी। जो CPI जो M थी वो फेवर कर रही थी चाइनीज़ का, और काफ़ी ज़्यादा जो लीडर्स हैं CPI-M के उनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्टेड फॉर द बिगिनिंग ऑफ प्रो चाइना। चाइना का जो पक्ष लेने के आरोप में जो CPI-M के जो लीडर्स हैं, बहुत सारे जो लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो चाइनीज जो एक्टिविटी है उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वो हो रहे थे, इसलिए उनको क्या किया गया, अरेस्ट है वो कर लिया गया। आफ्टर द वॉर के बाद इंडियन लीडर अलर्ट्स, जो भारतीय जो लीडर थे वो सचेत हो गए भाई, ठीक है ना, वो अवेयर हो गए, वो जागरूक हो गए। किस चीज़ को लेके, किस चीज़ को लेके जागरूक हो गए, सिचुएशन को लेके जागरूक हो गए। नॉर्थ ईस्ट की जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, उसको लेकर है वो जागरूक है वो हो गए, ठीक है ना। सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसकी जो सिचुएशन है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक है वो हो गए पहली बार। उस एरिया में क्या प्रॉब्लम थी, एक तो आइसोलेटेड की प्रॉब्लम थी। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, एक्सट्रीमली अनडेवलप्ड। एक्सट्रीमली अनडेवलपमेंट का मतलब है कि वहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, डेवलपमेंट तो था ही नहीं वहाँ पे। और दूसरी जो चुनौती, और इसके साथ साथ एक चुनौती और थी, ऑल्सो ए चैलेंज, नेशनल इंटीग्रेशन। जो राष्ट्रीय जो अखंडता है या जो एकता है, नेशनल जो यूनिटी है, वो वहाँ पर शून्य थी, जीरो थी। सभी अलग अलग पार्ट्स के अंदर या अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड थे, और न ही वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी थी। जो भारतीय जो नेता थे उनसे काफ़ी, जो वहाँ के जो लोकल जो लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि भारतीय जो लीडर थे वो उनकी साइड है वो ज़्यादा फोकस है वो नहीं कर पाते थे, इसलिए यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी है वो भी नाम मात्र के थे। आफ्टर द वॉर के बाद यहाँ पे प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन है वो बिगिन हुआ, मतलब विनिर्माण का जो कार्य है वो स्टार्ट हुआ, कि जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डेवलपमेंट है वो होने हैं वो लगा। जैसे नागालैंड को क्या बना दिया गया, एक राज्य का जो दर्जा है वो दिया गया। नागालैंड क्या बना, एक स्टेट बन गया, कब, 1963 में। मणिपुर और त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और ये स्टेट कब बने थे, 1972 में बने थे दोनों के दोनों, ठीक है। दोनों के दोनों जो स्टेट हैं वो 1972 में बने थे, और 1963 में ही इनको दोनों को यूनियन टेरिटरी है वो बना दिया गया, और इनको राइट्स दे दिए गए। इन दोनों को क्या दे दिए गए, गिवन राइट्स टू इलेक्शन देयर ऑन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इन दोनों को लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के भी जो अधिकार हैं वो दे दिए गए, कि भाई आप अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बनाइए और इलेक्शन कराइए। इन दोनों यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्शन की जो राइट्स थे वो दे दिए गए। इट टुक मोर देन 8 डिकेड्स फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम नॉर्मल रिलेशन। भारत और चाइना की जो रिलेशन है उनको नॉर्मल होने में कम से कम 1 डिकेड्स लग गया, या लगभग 10 सालों का जो अरसा है वो लग गया। इन 1976 फुल्ली डिप्लोमेटिक रिलेशन वर रिस्टोर्ड, और पूर्ण तरीके से जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो रिस्टोर्ड हो गए दोनों देशों के बीच में। इन 1979 अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर विजिट टू चाइना आफ्टर द वॉर के बाद चाइना में विजिट करने वाले जो पहले जो नेता थे टॉप के, ठीक है ना, छोटे नहीं, जो टॉप जो लेवल लीडर्स होते हैं उनमें, वो उनमें गए थे अटल बिहारी वाजपेयी।
1979 में, और ये उस समय हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। मैं ये कहूँ कि विदेशी जो मंत्री थे ये। लेटर राजीव गांधी, फिर इसके बाद में राजीव गांधी गए, बिकम द फर्स्ट पीएम आफ्टर द नेहरू। सबसे पहले कौन गए थे? नेहरू विजिट किए थे नेहरू ने 1954 में, ठीक है, विजिट की थी चाइना की। और अब गए, ये जो राजीव गांधी है वो 1988 के अंदर है, वो गए थे। आफ्टर द सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश हो गए थे, ठीक है ना। वो दोबारा से क्या हो गए थे? इस्टेब्लिश हो गए थे। खासकर कौन से रिलेशन? व्यापारिक जो संबंध है वो इस्टेब्लिश है, वो हो गए थे। क्लियर हुआ ये टॉपिक। अब हमारा जो चाइना है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। चाइना के बारे में किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान का जो टॉपिक है उसको मैं इस बुक में स्किप करके जो दूसरी जो बुक है उसके अंदर आपको कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।